Hello bachcho, welcome to Great Scorers. Today we are going to learn the first chapter of ICSE class 10th, that is force. आज हम सारे के सारे बेसिक्स सीखेंगे फोर्थ चैप्टर के और कैसे हम टैकल कर सकते हैं प्रॉब्लम्स जो कि बोर्ड्स में आएंगे, हम सब देखेंगे। बट फर्स्ट हम उसको पूरे कम्प्लीटली बेसिक्स से समझेंगे, इसलिए मैं पहले नोट्स को ऐड कर देती हूँ, उसके बाद समझाना स्टार्ट करूँगी। ठीक है। ओके, अब सारे नोट्स ऐड हो चुके हैं। फर्स्ट पेज की तरफ चलेंगे। ओके, हियर इट इज़। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट। व्हाट इज़ फोर्स। मैंने ये कम्प्लीटली नोट्स फॉर्मेट में लिख लिया है, आपको और बुक पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ से आप डायरेक्टली सब कुछ समझ सकते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट इज़ फोर्स। सो व्हेन वी अप्लाई टू ए रिजिड बॉडी, इसको छोड़ो, चलो नोट्स को छोड़ो, हम नॉर्मली समझेंगे। अगर आप किसी को धक्का दे देते हो, अगर ये आपकी दोस्त है और आप ये हो, आप अगर इसको धक्का दे दोगे, ये क्या जाके गिर जाएगी। सो ये क्या हुआ, दिस इज कॉल्ड वन टाइप ऑफ फोर्स। तो आपने क्या किया, यहाँ पर पुश कर लिया। अच्छा ठीक है, अगर आप अपने दोस्त को अपनी तरफ खींचोगे तो वो आपकी तरफ आ जाएगी, तो ये भी क्या हुआ, एक टाइप ऑफ फोर्स हुआ। सो हम नॉर्मली अभी फोर्स को कैसे समझे, फोर्स इज पुश और पुल। Very lame language. In layman's language, force is termed as push or pull. So let's write it here. जैसे आपको इजी होगा बाद में देखने को। Push और pull is called as force. Now यहाँ पर एक डेफिनेशन की तरफ आएंगे। When applied to a rigid body, this causes motion. Rigid body means a tough body, जो कि सॉफ्ट नहीं है। अगर आप फोर्स अप्लाई करोगे तो वो क्या होगा, कोई एक्सेलरेशन में ये मूव करेगा। एंड व्हेन अप्लाई टू ए नॉन रिजिड बॉडी मीन्स अ सॉफ्ट बॉडी सच एज क्ले, तो वहाँ पर क्या होगा, शेप एंड साइज चेंज हो जाएगा उस बॉडी का। ओके मेरे बच्चों, फिर देखते हैं व्हाट इज फोर्स। A force applied on a body is defined as the rate of change of linear momentum. Linear momentum. This is the concept. You have not studied previously, I think so. अभी हम समझेंगे what is linear momentum. So linear momentum is basically a quantity of motion which is contained in an object. It is a vector quantity, एक vector quantity है, and it is the dot product of mass and velocity. So P equals to mv. This is linear momentum. Okay, so what is a force? Force is mathematically F equals to dp by dt. ये आप लोग 11th 12th में पढ़ोगे, ये एक डेरिवेटिव है। ओके, तो इसे आप याद रख लेना, बस इसको आप समझ पाओगे इस वाले कॉन्सेप्ट को डायरेक्टली आपके 12th में। So F equals to dp by dt equals to dmv by dt equals to ma. This force is a vector quantity and its SI unit is Newton. ये तो आपको पता है। Okay. When a rigid body is applied by a force, it has two motions. One is linear motion, other one is rotational motion. अगर हम एक rigid body को फोर्स देंगे, ये टू टाइप्स में जाएगा, एक ये सीधा सीधा आ जाएगा और एक ये रोटेट करते हुए जाएगा आगे। ओके, सो लीनियर और ट्रांसलेशन मोशन इज व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए स्टेशनरी रिजिड बॉडी, इट कॉजेस द बॉडी टू स्टार्ट मूविंग इन ए स्ट्रेट पाथ। यहाँ पर जो सीधा सीधा जा रहा है, दिस इज कॉल्ड एज ए लीनियर मोशन। अभी नीचे देखेंगे रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन, इफ ए बॉडी इज पाइवोटेड एट ए पॉइंट, अगर एक जगह पे फिक्स्ड है, ये वाला पाइवट कहलाया जाएगा, जो मिडिल पोर्शन है, जो सेंटर है। इफ ए बॉडी इज पाइवोटेड एट ए पॉइंट एंड द फोर्स इज अप्लाइड
एट ए पॉइंट, एक फिक्स्ड पॉइंट पे, देन इट रोटेट्स अबाउट एन स्पेसिफिक एक्सिस, इस एक्सिस के अबव ये रोटेट करेगा ये वाला व्हील, एंड दिस इज कॉल्ड एज रोटेशनल मोशन. दिस इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स एंड मोशन इज रोटेशनल. अगर देखो यहाँ पर हम ये बॉल को पुश कर रहे हैं, ये वाला बॉल रोटेट करते हुए आगे जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन. जो आगे जाएगा दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन मोशन, और ये जो सर्कल घूमते घूमते जाएगा दिस इज कॉल्ड एज रोटेशनल मोशन. आई होप इट इज क्लियर नाउ. अब हम चलेंगे. प्रीवियसली सिंस a kid we knew that force is a type of push or pull. मैंने आपको पहले से ही समझा दिया है कि force in layman's language is called as push or pull which change the state of rest or state of motion. ये कौन सा न्यूटन्स लॉ है आप लोग मुझे बता पाओगे? Which Newton's law states this? It is Newton's, रुको बहुत ज़्यादा हो गया, this is Newton's first law. ये आप आगे पढ़ोगे. दिस इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन दैट स्टेट्स दैट एन ऑब्जेक्ट स्टेज इन रेस्ट एंड एन ऑब्जेक्ट इन मोशन स्टेज इन मोशन until and unless external force is applied by it. The external force is, हम ऐसे इस डेफिनेशन को लिख सकते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग. ओके, अभी नीचे चलते हैं. टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स. It depends upon two factors, the magnitude of the force applied and the distance from the line of action. So basically turning effect of force is अगर मतलब the ability of force to make an object move. अगर ये एक ऑब्जेक्ट है और ये अगर मूव किया दिस इज कॉल्ड एज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ मोशन. इसका बेस्ट एग्जाम्पल है इफ़ यू पुश ए डोर. ये एक डोर है, यहाँ पर क्या है, हिंजेस है. आप पुश किस तरफ से करोगे? एक्सट्रीम एंड से करोगे. अगर आप हिंज के पास से फोर्स दोगे, इधर आप फोर्स दोगे तो आप इजीली इस डोर को मूव नहीं कर पाओगे. आपको एक्सट्रीम एंड में फोर्स कर देना पड़ेगा जैसे कि ये इजीली डोर ओपन एंड क्लोज हो जाए. So the same amount of force produces a greater turning effect when applied farther from the pivoted point. Pivoted point से जितना दूर आप फोर्स दोगे उतना ही ज़्यादा टर्निंग इफेक्ट होगा. सो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन से. यहाँ पर देखो torque, it is also called as movement of force or torque. So torque equals to magnitude of force into perpendicular distance. ओके, सो जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा टर्निंग इफेक्ट होगा एंड उतना इजीली एक बॉडी मूव करेगा. ओके मेरे बच्चों, अभी हम आएंगे एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क पे. सो टॉर्क क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मतलब फोर्स का यूनिट है न्यूटन, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब क्या है? मीटर है. सो न्यूटन मीटर. इसका सीजीएस यूनिट है, आपको पता है न्यूटन का सीजीएस यूनिट है डाइन सेंटीमीटर, मीटर का सेंटीमीटर है. सो यहाँ पर हम ये रिलेशन भी देख लेंगे. वी डोंट नो क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ भी आ सकता है एग्जाम में. सो 1 न्यूटन मीटर को हम कन्वर्ट करेंगे डाइन सेंटीमीटर में. सो 1 न्यूटन मीटर, 1 न्यूटन, पहले ये देखो 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10⁵ डाइन. ओके 1 न्यूटन, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 न्यूटन की जगह 10⁵ डाइन इंटू 1 मीटर इक्वल्स टू 10⁵ सेंटीमीटर. यहाँ पर हमने लिखा है 10⁵ सेंटीमीटर. सो इसको अगर हम ऐड करेंगे 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल्स टू 10⁵ डाइन सेंटीमीटर हमें मिलेगा. अभी देखो एक बॉडी को हम 2 डिफरेंट वे में रोटेट कर सकते हैं. ये टर्निंग इफेक्ट हम मूवमेंट हमने पढ़ा है, टर्निंग इफेक्ट. सो इसको हम ऐसे क्लॉकवाइज भी मूवमेंट कर सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी मूवमेंट कर सकते हैं. ये कोई भी डायरेक्शन में हो सकता है. सो व्हेन ए बॉडी इज टर्न्ड एंटी क्लॉकवाइज द मूवमेंट ऑफ फोर्स इज पॉजिटिव एंड व्हेन द बॉडी इज टर्न्ड क्लॉकवाइज द मूवमेंट ऑफ फोर्स इज नेगेटिव. इसको आपको याद रखना है, ये पॉइंट्स टू रिमेंबर होगा. पीटीआर जो रिमेंबर करना है चीज़ें वो मैं पीटीआर लिखती चलूँगी नीचे नीचे. चलो यहाँ पर हम पढ़ेंगे why the unit is not written as joule but it is written as Newton meter.
एज टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आपको पहले से ही पता है कि टॉर्क का क्या है, मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन भी है, तो टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एंड जे जो है जूल फॉर एनर्जी एंड वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। हम जूल को रिप्रेजेंट करते हैं स्केलर क्वांटिटीज रिप्रेजेंट करने में। आपको पता है ना जूल किसका यूनिट है? जूल किसका यूनिट है? बताओ 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 मेरे बच्चों। ये है एनर्जी का, वर्क का, इन सब का यूनिट जूल है, जो कि है स्केलर क्वांटिटीज़। सो अगर ये दोनों ही स्केलर क्वांटिटीज़ हैं तो हम ये दोनों को छोड़ देंगे जूल के पास। जूल इनको इंडिकेट करता रहे। ओके, तो हम क्या लेंगे? न्यूटन मीटर लेंगे टॉर्क को लिखते वक्त। अब नीचे चलेंगे। देखो सॉरी, ये वाला एग्जाम्पल तो मैंने आपको पहले से ही बता दिया था। ये टॉर्क का एग्जाम्पल है। जितने दूर आप फोर्स लगाओगे फ्रॉम द पाइवटेड पॉइंट, उतना इजीली आपका मूव होगा। और इट इज़ लाइक टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन डिस्टेंस, सो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, अब चलते हैं कपिल की तरफ। Couple is two equal and opposite parallel forces not acting along the same line, not acting, फॉर्म है कपल। अच्छा देखो, एक टैप है। आप इमेजिन करो, जब मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि अभी मैं आपको टैब से पढ़ा रही हूँ, मैं आपको दिखा नहीं सकती कि कैसे मूव कर रहा होगा, तो आप इमेजिन करो जैसे ही आप एक टैप ऐसे होता है, जैसे आप इसे मूव करते हो, आप कैसे फोर्सेस देते हो? टू इक्वल तो फोर्स देते हो, दोनों फिंगर से आप जैसे मूव करते हो इक्वली ही फोर्स लगता है दोनों में, दोनों तरफ। तो दिस इज टू इक्वल फोर्सेस एंड टू अपोजिट पैरेलल फोर्सेस। एक इस तरफ से जा रहा है और इस तरफ से दे रहे हो, तो ये क्या हुआ? टू इक्वल एंड अपोजिट पैरेलल फोर्सेस along not acting along the same line is called as a couple. A couple is always needed to produce a rotation. टैप जब आप ओपन करते हो तो रोटेशन लगता है। तो दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ए कपल। नाउ लेट्स मूव टू मूवमेंट ऑफ फोर्स। Movement of force is equal to the product of either force into perpendicular distance. Okay, now let's come to equilibrium. When a number of forces acting on a body produce no change in the state of rest or linear motion is called as equilibrium. अगर एक ऑब्जेक्ट है, आप इसके ऊपर मल्टीपल फोर्सेस एक्ट करते जाओगे और ये बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, अपने पोजीशन से 1 सेंटीमीटर भी ये नहीं जाएगा, डिस्प्लेस नहीं होगा, देन क्या होगा? हम इसे बोलेंगे ऑल द रिजल्टेंट फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट इट्स जीरो, बिकॉज ये तो मूव ही नहीं कर रहा, तो टोटल फोर्स जीरो ही होगा। एंड द algebraic sum of movement of forces is equals to zero. This is called when a body is called as it is in the state of equilibrium. अब हम चलेंगे, देर आर टू टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, एक है स्टैटिक इक्विलिब्रियम और एक है डायनामिक इक्विलिब्रियम। ओके, स्टैटिक इक्विलिब्रियम की तरफ आते हैं अभी। हाँ, when a body remains in the state of rest under the influence of several forces, the body is in static equilibrium. इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, एक टेबल टॉप के ऊपर आपने एक बुक रखा है, अगर इक्विलिब्रियम नहीं होता तो ये नीचे नीचे गिर रहा होता, ये गिर के कहाँ पर? जमीन के अंदर दफन हो गया होता। दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल। और यहाँ पर देखो, हम जो खड़े भी रहते हैं, जब नॉर्मली खड़े रहते हैं, हमारे ऊपर भी स्टैटिक इक्विलिब्रियम ही एक्ट हो रहा होता है, नहीं तो हम क्या जमीन में घुसते चले जाते। अभी कितना एक्ट होता है। हम देखो, हम जब खड़े हैं, अगर हम ये हैं, हम खड़े हैं जमीन के ऊपर, हम एक फोर्स, एक नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट कर रहे हैं। नहीं, आप ये इसे मत समझो, एक सेकेंड रुको, मैं अच्छे से बताती हूँ। इसको रब कर लेते हैं, नो नीड। ओके, नाउ सी, यहाँ पर आप खड़े हो ज़मीन के ऊपर,
आप कितना फोर्स अर्थ पे दे रहे हो, कितना दे रहे हो, दिस इज बेयर मिनिमम, ये आपको पता है। आपका वेट दे रहे हो आप अर्थ के ऊपर, वेट कितना है, वेट इज इक्वल्स टू मास इंटू ग्रेविटी, दैट इज mg, ये आपको पता है। तो कितना दे रहे हो आप, w इक्वल्स टू mg अर्थ के तरफ, इतना तो आपको पता है, w इज इक्वल्स टू mg है। इसको बैलेंस कैसे, ये बैलेंस कैसे होता होगा, एक इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऊपर की तरफ भी लग रहा होगा ऑफ कोर्स, नहीं तो आप तो ज़मीन के अंदर घुसते चले जाते। वो कितना है, वो डेफिनेटली इज इक्वल्स टू mg होगा, उसको हम बोलेंगे n, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, जो कि एक्ट कर रहा है इक्वल एंड ऑपोजिट वे टू दैट ऑफ द वेट। सो दिस इज हाउ स्टैटिक इक्विलिब्रियम टेक्स प्लेस। इस तरफ फोर्स है, इस तरफ फोर्स है, अगर नीचे एक्ट कर रहा है mg, दैट इज द वेट ऑफ द बॉडी, ऊपर की तरफ इसे बैलेंस करने के लिए नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n लगेगा। ओके मेरे बच्चों, now let's see dynamic equilibrium. When a body remains in the same state of motion under the influence of several forces, this is called as a dynamic equilibrium. Okay, so इसका perfect example है रेन ड्रॉप रीचिंग द अर्थ। उसमें एयर रेजिस्टेंस है, जब आता है एक रेन ड्रॉप फ्रॉम क्लाउड, देर आर मेनी एयर पार्टिकल्स प्रेजेंट, उसको भी चीरते हुए रेन ड्रॉप अर्थ के पास आता है या फिर नहीं आता। सो दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। और एक अच्छा सा एग्जाम्पल है कार मूविंग ऑन हाईवे, एक कार आराम से हाईवे में इक्वल स्पीड में कवर करते हुए, दिस इज ऑल्सो डायनामिक इक्विलिब्रियम। अभी हम चलेंगे प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स की तरफ। ओके ये समझ में आ गया, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स इन इक्विलिब्रियम, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स इज इक्वल्स टू द सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट्स। ओके रुको, इसे अच्छे से समझाते हैं अभी। So basically principle of movement states us that when a body is in equilibrium, the sum of clockwise movements is equals to the sum of anti-clockwise movement about the same point. About the same point is important, और यहाँ पर आप लिख लेना about the same point. Okay. मैंने आपको ऊपर भी बोला था एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स इज पॉजिटिव, हैज़ टू बी टेकन पॉजिटिव, एंड क्लॉकवाइज मूवमेंट्स हैज़ टू बी टेकन नेगेटिव। व्हेन वी कैलकुलेट रिजल्टेंट मोमेंटम, हम जब रिजल्टेंट मूवमेंट कैलकुलेट करेंगे तब आपको एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स के सम को पॉजिटिव लेना है और क्लॉकवाइज मूवमेंट्स को नेगेटिव लेना है। ओके मेरे बच्चों, इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपको पता है कहाँ पर मिलेगा, हम थोड़ा सा सोचो, जहाँ पर सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट्स इज इक्वल्स टू द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स, कहाँ पर होगा ये। बेस्ट एग्जाम्पल है एक सीसॉ, यहाँ पर लेंथ इक्वल है, इस वाले पार्ट और इस वाले पार्ट का लेंथ इक्वल है। यहाँ पर आप बैठे हो, यहाँ पर आपकी बेस्ट फ्रेंड बैठी है, ठीक है, वो नीचे जा रही है, तब आप ऊपर जा रहे हो, जब आप नीचे जा रहे हो तब वो ऊपर जा रही है। यहाँ पर क्या है, आप जितना नीचे जा रहे हो वो उतना ही ऊपर जा रही है, और वो जब नीचे जा रही है, जितना नीचे जा रही है आप उतना ही ऊपर जा रहे हो। दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, दैट द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल्स टू द सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट्स। ओके मेरे बच्चों, अभी हम अच्छा बीम बैलेंस भी और एक एग्जाम्पल है। बीम बैलेंस क्या है, जब आप सब्जी मंडी पे कभी गए हो, वहाँ पर आप देखे हो यहाँ पर 2 थैली रखा हुआ होता है, यहाँ पर ना कुछ वेट्स रखे हुए होते हैं, 1 kg, ऐसे ऐसे गोल गोल वेट्स, 1 kg, 500 ग्राम, ऐसे वेट्स होते हैं। एक साइड में ऐसे सारे वेट्स रखे जाते हैं और इस साइड में सारे वेजिटेबल्स रखे जाते हैं, वेजिटेबल्स। ओके, तो जब ये इक्वल होता है तब आपको हाँ देते हैं वो, ये बोल के आप जब अगर अपनी मम्मी के साथ गए होगे, हाँ मैम हो गया ये 1 kg का है, आप देख लो, मतलब यहाँ पर एक स्केल जैसा रखा हुआ आता है। ये बीच में जब होगा तब द सम ऑफ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स आर इक्वल। ओके, ये बेस्ट एग्जाम्पल्स है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट समझने के लिए। आप अगर ऐसे डे टू डे लाइफ को देख के
उस एग्जाम्पल की तरफ चलोगे ना, तब आप कभी भी नहीं भूलोगे कि ये क्या है, वो क्या है, आप कभी नहीं भूलोगे। आप रट्टा कभी मत मारना, आप ऐसे डे टू डे लाइफ से फिजिक्स को कनेक्ट कर लो एंड एवरीथिंग विल बी सुपर इजी, ट्रस्ट मी। ओके, अब चलो हम ये क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चंस आर ऑल्सो वेरी इजी। चलो देखते हैं। यहाँ पर एक W एक वेट है। ओके, इसको हम फल्क्रम लेंगे बिकॉज ये फिक्स्ड है। ओके, इस तरफ ये एक 50 सेंटीमीटर का स्केल है, टोटल 50 सेंटीमीटर का। इस तरफ से 30 सेंटीमीटर में एक वेट रखा है, इस तरफ से 20 सेंटीमीटर में एक 10 GF का मास रखा है। ओके मेरे बच्चों, अभी हमें कैलकुलेट करना है कि ये वाला W है कितना। तो अभी हम कैलकुलेट करेंगे। सबसे इजी फॉर्मूला है सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल्स टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट्स। W इंटू 30 इज इक्वल्स टू 10 इंटू 20। यहाँ पर हमें W मिल गया 6.6 GF। एज मूवमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस फॉर्मूला को यूज़ करते हुए आप सारे के सारे प्रॉब्लम्स ऐसे कर सकते हो। मैं और एक वीडियो लाऊंगी जो कि ओनली न्यूमेरिकल्स के ऊपर बेस्ड होगा। ओके मेरे बच्चों, फिर आपको एक भी डाउट नहीं होगा। यहाँ पर थ्योरी पढ़ा रही हूँ इसलिए सिर्फ एक ही एग्जाम्पल लिया है मैंने। यहाँ पर और एक देख लो। यहाँ पर बीच में फल्क्रम है, इधर 30 सेंटीमीटर दूर एक 50 GF का रखा है और यहाँ पर 20 सेंटीमीटर दूर एक 20 GF का रखा है। सो यहाँ पर कितना होगा, पहले इसको इंटू कर लें। 50 इंटू 30 इज 1500 GF। ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है कि आपको कैसे पता, रुको मुझे कैसे, मैम को कैसे पता कि ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ। ये सबसे ईजी है। देखो यहाँ पर 50 GF है और यहाँ पर मैक्सिमम डिस्टेंस है, तो ऑफकोर्स ये इस तरफ ही मतलब मूव करेगा। इस तरफ मतलब ऐसे देखो, ये एंटी क्लॉकवाइज नहीं है। क्लॉकवाइज कैसा है, ऐसा है। क्लॉक के डायरेक्शन में क्लॉकवाइज और उल्टा है एंटी क्लॉकवाइज। तो ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो ये पॉजिटिव साइड है तो 1500 GF, और ये इस तरफ घूरेगा क्योंकि क्लॉकवाइज है तो 20 इंटू 20 है -400 GF। ओके मेरे बच्चों, अभी यहाँ पर क्या पूछा है, फाइंड द मास ऑफ द रूलर। हाँ देखो, यहाँ पर एक नोट पॉइंट है, हम इसको बाद में देखेंगे, पहले ये वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो ये कम्प्लीटली एक 50 सेंटीमीटर रूलर है। तो यहाँ पर हमने फल्क्रम लिया है एट 30 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन में गिवन है, तो यहाँ पर मैंने ये लिखा है, रिमेंबर फल्क्रम इज ऑलवेज नॉट एट 50 सेंटीमीटर मार्क, 50 हो या फिर 25 हो, मिडिल में हमेशा फल्क्रम लाए नहीं करेगा, नॉट इन द मिडिल। फल्क्रम इज नेवर ऑलवेज इन द मिडिल। अगर क्वेश्चन में दिया है फल्क्रम मिडिल में है तो मिडिल में, अगर 30 सेंटीमीटर में दिया है तो 30 सेंटीमीटर में। ठीक है मेरे बच्चों, तो यहाँ पर देखो हम कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर वेट कितना है कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर क्या है, W इंटू 20 करेंगे, वन साइड में ये रहेगा। और एक है यहाँ पर 50 सेंटीमीटर मार्क है। 50 सेंटीमीटर मार्क मतलब 30 सेंटीमीटर में फल्क्रम है, तो इधर से इधर का डिस्टेंस कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम 20 सेंटीमीटर लेंगे इंटू 30 सेंटीमीटर लेंगे जो कि इसका W गिवन है। तो यहाँ पर हमें W मिला 30 GF। सो मास इक्वल्स टू 30 ग्राम। द रूलर्स मास इज इक्वल्स टू 30 ग्राम। ओके मेरे बच्चों, ऐसे ही सेम ये वाला क्वेश्चन भी है। मैं क्वेश्चंस के लिए और एक वीडियो बनाऊंगी, तो इसको हम अभी स्किप कर लेते हैं। अब आएंगे हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर। सो बेसिकली व्हाट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी? It is the point of a body where the sum of all points of weights of all particles constituting the body is 0. मतलब एक बॉडी है जहाँ पर the sum of all the points is 0, that is called the center of gravity, and it varies for every single body. एक स्क्वायर के लिए जो है, एक रेक्टेंगल के लिए वो नहीं है, एक सर्कल के लिए वो नहीं है, एक कोन के लिए वो नहीं है, वो ये वैरी करता रहता है, वैरीज फ्रॉम बॉडी टू बॉडी। ओके मेरे बच्चों, इसे हमेशा याद रखना।
The point on which the entire weight of the body is concentrated is called as the center of gravity. The factors affecting it are the shape of the body. मैंने बोला है ना, center of gravity change होता है from body to body, from time to time. So it depends upon the shape of the body. Like एक rod के लिए एक middle point है, बीच वाला है सेंटर ऑफ ग्रेविटी. एक सर्कल के लिए इसका सेंटर है, एक स्क्वायर के लिए जहाँ पर इसके डायगोनल्स क्रॉस कर रहे हैं वो वाला मिडिल है. तो ऐसे ही डिफर करता रहता है. और एक है मास ऑफ द बॉडी. एक ऐसे वाला मास होगा जो कि प्रॉपर नहीं है, उसका शेप एंड साइज डिफरेंट है, तो इसका सेंटर ऑफ मास अलग पॉइंट पे होगा. तो दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वेयर द एंटायर वेट ऑफ द बॉडी इज कंसंट्रेटेड. नाउ लेट्स कम टू यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. पहले देखते हैं कितना और बाकी है. और एक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सुनो, और 9 पेजेस बाकी है. आप पहले इतना पढ़ो और रिवाइज करो. ये वाला मैं और एक वीडियो में समझाऊंगी. टिल देन बाय बाय, टेक केयर. जितना मैंने पढ़ा है उसे बुक में थोड़ा रीडिंग मार लेना, आपको सब समझ में आ जाएगा और मैं ये नोट्स प्रोवाइड कर लूँगी. थैंक यू बच्चों, बाय बाय, टेक केयर.